इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फ्लीट को अभी किस तरीके से मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। एडी की तरफ से अभी बस कुछ ही महीनों के अंदर ही अपनी पहली हेल कैटेगरी यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी की प्रोटोटाइप को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को अभी नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मल्टीपल ऑफशोर पेट्रोल वेसल को सप्लाई करने का ऑर्डर मिलने वाला है और अंत में भारत और सेशेल्स के बीच अभी एक 10 दिन लंबी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया जा चुका है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। पिछले 2-3 दिनों से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ खास अपडेट सामने नहीं आए थे और जो भी अपडेट सामने आए थे वो सभी चिंता करने वाली अपडेट थे, लेकिन अभी इसको लेके कुछ अच्छी खबर सामने आए जिसमें Su-30 MKI फाइटर जेट्स के अपग्रेड को लेके बातचीत किया जा रहा है। अब Su-30 MKI की बात करें तो ये अभी इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट है और कुल मिलाकर अभी हमारे पास 272 MKI मौजूद है। अब दिक्कत ये कि अभी के हालात में Su-30 MKI भले एक पावरफुल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगा है और अगर इसको अभी अपग्रेड नहीं किया गया तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की ताकत बनने की जगह पर ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी वीक पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न फाइटर जेट इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर काफी दूरी से BVR मिसाइल को फायर कर सकते हैं। और अभी इसमें जो रडार भी मौजूद है वो एक PSR रडार है जिसको इजीली जैम किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काफी ज्यादा वल्नरेबल होने वाला है। अभी इसे अपग्रेड करने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था, लेकिन इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन पहले से ही मौजूद थे, जिसमें से पहला ऑफर जो था वो रशिया की तरफ से दिया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से अपनी Su-30 SM अपग्रेड पैकेज को भारत को ऑफर किया गया था, जिसमें Su-30 MKI को Su-35 के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर रशिया दे रहा था और इसमें एवियोनिक्स, रडार और इंजन को भी चेंज करने का फैसला किया गया था। दूसरी तरफ HAL की तरफ से भी एक अपग्रेड पैकेज को भारत को ऑफर किया गया था, जिसमें हम इसकी कंप्लीट एवियोनिक्स को इंडिजिनस सिस्टम के साथ रिप्लेस करने वाले थे, जिसके बाद इसमें PSR रडार को हटाकर उत्तम AESA रडार की एक स्केल्ड अप वेरिएंट को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया था। अभी तक ऑफिशियली इन दोनों में से किसी एक भी अपग्रेड पैकेज को सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन जल्दी से इसको लेकर कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। अभी ज्यादातर चांसेस सही है कि रशियन अपग्रेड पैकेज को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे चल के हम जितना कम हो सके उतना रशियन सिस्टम को इंपोर्ट करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन आगे चल के इनकी स्पेयर पार्ट्स को लेके हमको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है। और आगे चल के AL-41 सीरीज की इंजन को भी हासिल करने की कोशिश किया जा सकता है, जो कि वर्तमान की सुखोई की AL-31 सीरीज की इंजन को रिप्लेस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी HAL के अपग्रेड पैकेज को सिलेक्ट करने की काफी ज्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी को लेके यानी कि हेल कैटेगरी की यूएवी को लेके कुछ दिन पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एडी की तरफ से अभी एक हेल कैटेगरी की ड्रोन को डेवलप करने का फैसला किया गया था। यह ड्रोन लगभग 45,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर सकता था और इसे लगातार 30 घंटे तक उड़ाया जा सकता है, यानी कि इसकी एंड्योरेंस जो है वो लगभग 30 घंटे तक होने वाला था। कुछ ही दिन पहले जब इसको लेके एक अपडेट सामने आया था, उसमें बस इतना बताया गया था कि एडी की तरफ से भी एक ऐसे कैटेगरी की ड्रोन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी पता चला है कि दरअसल इस प्रोग्राम को एडी की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में किया जा रहा है और अभी बस कुछ ही महीने के अंदर ही एडी की तरफ से इसी कैटेगरी की पहली प्रोटोटाइप को असेंबल करना शुरू कर दिया जाएगा। इस ड्रोन की बात करें तो ये तापस ड्रोन के मुकाबले काफी ज्यादा पेलोड को कैरी कर सके और एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक ये ड्रोन तापस ड्रोन के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा पेलोड को कैरी कर पाएगा। इस ड्रोन में हम लोग सिंथेटिक एपरेचर रडार, मैरीटाइम पेट्रोल रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तापस या रुस्तम 2 ड्रोन की बात करें तो ये भी लगभग सभी ट्रायल को कंप्लीट कर चुका है और इसकी अभी बस एक फाइनल ट्रायल बचा हुआ है, जिसको क्लियर करने के बाद इसको सीरीज प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। अब इन दोनों प्रोग्राम के अलावा एक और हेल कैटेगरी की ड्रोन को भी HAL के द्वारा डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और इसमें प्रोपेलर ड्रिवन इंजन के बदले एक स्मॉल मीडियम थ्रस्ट की टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका डेवलपमेंट अभी एडी की तरफ से जिस ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है उसके मुकाबले काफी पीछे चल रहा है।
अगला अपडेट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से। पिछले हफ्ते एक बताया गया था कि जल्दी से ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग को अरेंज किया जाएगा जिसमें कई पेंडिंग डिफेंस डील को क्लियर किया जा सकता है। अभी इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से आज एक मीटिंग को बुलाया गया था, जिस मीटिंग के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस डील को फाइनल किया जा चुका है। इसमें मेनली इंडियन सिस्टम को ही प्रेफरेंस दिया गया है और इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ साथ हमारे ट्राई सर्विस के चीफ भी मौजूद थे और इस दौरान आर्मी के लिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी डेवलप और लॉन्च करने के लिए लगभग 4,600 करोड़ सैंक्शन किया गया, जो कि आगे चल के जरूरत पड़ने पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच जॉइंट कम्युनिकेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अभी इंडियन आर्मी के लिए लगभग 30,000 नए नाइट सेट्स को भी खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,400 करोड़ होने वाली है और उम्मीद है कि ये सभी के सभी इंडियन सिस्टम होने वाले हैं। अभी ऐसे ही साइट्स को सबसे पहले जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किए गए जवानों को देने का फैसला किया गया और साथ ही जितने भी जवानों को अभी एंटी टेरर ऑपरेशन में डिप्लॉय किया गया उन सभी को ये नाइट सेट दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी आर्मी के लिए नए लाइट व्हीकल को भी खरीदने के लिए लगभग 760 करोड़ सैंक्शन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि STT-40 को खरीदने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से डिस्कशन किया जा रहा है और इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स को अपनी फाइनल रिक्वायरमेंट को सबमिट करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद इस डील को फाइनल किया जाएगा। और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लगभग 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने के लिए लगभग 400 करोड़ एलोकेट किया गया है। अगला अपडेट गोवा सीपैट लिमिटेड की तरफ से। गोवा सीपैट लिमिटेड की तरफ से दिए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के अंदर गोवा सीपैट लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी के लिए नए मॉडर्न ऑफशोर पेट्रोल वेसल को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन नेवी में अभी आगे चल के 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को शामिल किया जाएगा और इसी के साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी लगभग 8 फर्स्ट पेट्रोल वेसल को शामिल किया जाएगा। इसमें जो 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल होने वाले ये कॉन्ट्रैक्ट अभी गोवा सीपैट लिमिटेड को लगभग मिल चुका है और इसकी कुल कीमत लगभग 9,000 करोड़ होने वाला है और अभी 11 में से 7 वेसल गोवा सीपैट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जिसके बाद बाकी बचे 4 को किसी और इंडियन सीपैट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। गोवा सीपैट लिमिटेड के मुताबिक इसके लिए फ्लोट किए गए टेंडर में गोवा सीपैट लिमिटेड को L1 बिडर घोषित किया गया था और अभी गोवा सीपैट लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए गए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल नेवी को काफी बेहतरीन ऑफशोर पेट्रोल कैपेबिलिटी देने वाले। अब देखा जाए तो इंडियन नेवी के लिए डेवलप किए गए ऑफशोर पेट्रोल वेसल और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डेवलप किए गए ऑफशोर पेट्रोल वेसल में थोड़ा बहुत अंतर होता है। हालांकि साइज के मामले में देखा जाए तो लगभग सिमिलर होते हैं या बराबर के होते हैं, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के वेसल में फायर पावर थोड़ा कम होता है, जबकि इंडियन नेवी के लिए जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाए जाते हैं उनके अंदर जो फायर पावर होता है वो थोड़ा बेहतर होता है। अभी ये जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए टेंडर को फाइनल किया गया है, इससे पहले फ्लोट किए गए एक और टेंडर को कैंसिल होने के बाद फ्लोट किया गया था। इससे पहले जब 6 ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए टेंडर फ्लोट किया गया था उसे पीपावाव सीपैट को दे दिया गया था, लेकिन डिलीवरी में डिले होने की वजह से उस टेंडर को कैंसिल करके फिर से 2020 में एक रिवाइज टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें 6 के बदले 11 ऑफशोर पेट्रोल वेसल को खरीदने का प्लान किया गया था और इस टेंडर की कीमत 4,941 करोड़ से बढ़ाकर 9,000 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया गया था और अभी इसी टेंडर को गोवा सीपैट लिमिटेड की तरफ से हासिल कर लिया गया है। अगला अपडेट भारत और सेशेल्स को लेके। इंडियन आर्मी की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी में शेयर किए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत और सेशेल्स के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज को अभी लगभग 12 दिनों तक कंडक्ट करने का प्लान किया गया और इसे अभी 22 से लेके 31 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। इसका नाम एक्सरसाइज लामितिया होने वाला है, जिसको मेनली इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए कंडक्ट किया जाएगा। इसमें दोनों देशों की आर्मीज की तरफ से एक दूसरे के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग और बायलैटरल रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इसमें एक दूसरे के साथ मिलिट्री टैक्टिक्स और नॉलेज को भी एक्सचेंज किया जाएगा। इसमें जॉइंटली दोनों देशों की आर्मीज के द्वारा जॉइंट ऑपरेशंस और कॉम्बैट ड्रिल को भी कंडक्ट करने का प्लान किया गया, जिनको मेनली सेमी अर्बन कंडीशन में कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अभी आर्मी की तरफ से मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ भी इस एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है और इसमें दोनों देशों की तरफ से एग्जैक्टली कितने सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये अभी तक क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन इसमें दोनों देशों की तरफ से लगभग 1 प्लाटून सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।